हेलो एवरीवन, वेलकम टू के लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। ये पुराने एक्ट को रिपील करके लाया गया एक्ट है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि डेफिनेशन, कंज्यूमर राइट्स और रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक्स आपके आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है आपका इन्फोर्स में आया 20 जुलाई 2020 को। तो 2019 का ये एक्ट है लेकिन 2020 में 20 जुलाई को आया, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं 2020 में 20 जुलाई को। और ये जो है पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 है उसको रिपील करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 1986 के बाद बहुत बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नए तरीके से बनाने की कोशिश नहीं की। हमने 2011 में पहले बनाने की कोशिश की थी लेकिन उस समय लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। फिर हमने 2016 में बनाने की कोशिश की, फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई और ये पास नहीं हो पाया। और देन फाइनली हमने 2019 में ये नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और इसको इन्फोर्स कराया। ज़रूरत क्या थी कि ऑब्वियसली आप सभी को मालूम है कि पुराने ज़माने में जो ट्रांजैक्शन होते थे वो ऑफलाइन मोड में होते थे, लेकिन अभी नया ज़माना, नया टेक्नोलॉजी, बहुत सारी इन्वेंशन हुई, तो उन सब चीज़ों को भी कवर करने की ज़रूरत थी। और इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए यहाँ पर एक नए तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया और उसको फिर इन्फोर्स कराया गया। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 2 क्लाउज 7 है, यहाँ पे जो कंज्यूमर की डिफिनेशन देता है। कंज्यूमर की डिफिनेशन में कहा जाता है कि कंज्यूमर वो पर्सन होगा जो बाय करता है किसी गुड्स को या कोई सर्विस अवेल करता है। मतलब कोई सर्विस अगर आप ले रहे हैं तो भी आप कंज्यूमर होंगे, अगर आप किसी गुड्स को बाय कर रहे हैं तब भी आप एक कंज्यूमर माने जाएंगे, लेकिन वो कंसिडरेशन में होना चाहिए, मतलब कि उसके बदले आप सामने वाले को किसी को कुछ दे रहे हो। अब यहाँ पे वो पर्सन कंज्यूमर इंक्लूड नहीं होंगे जो किसी भी गुड्स को या सर्विस को रीसेल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, या फिर सर्विस ले रहे हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो अगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं उसको रीसेल करने के लिए, ठीक है, आपकी शॉप है, आपने मैन्युफैक्चरिंग से खरीदा, मैन्युफैक्चरर से खरीदा और उसको आगे जाके आपको सेल करना है, तो आप कंज्यूमर नहीं होंगे। आप कोई सर्विस ले रहे हैं सामने वाले को देने के लिए, तो आप यहाँ पे कंज्यूमर नहीं होंगे। यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है बाइंग का या सर्विस लेने का, ये कैसे भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड से भी हो सकता है, ऑनलाइन मोड से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन से, जैसे कि आजकल होता है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप खरीदते हैं, टेली शॉपिंग से भी हो सकता है, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, जो आप मार्केट में जाके सब्जी वगैरह कुछ भी आप खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से जो भी चीज़ें आप खरीदेंगे, जो भी आप सर्विस लेंगे, तो आप यहाँ पे कंज्यूमर कहलाएंगे। ये बेसिकली कंज्यूमर की डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें यहाँ पर हम, तो इंपॉर्टेंट एक डिफिनेशन आती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जो डिफिनेशन है वो सेक्शन 247 में दी गई है। इसका मतलब होता है 4 चीज़ें। क्या क्या है? पहला, मैन्युफैक्चरिंग स्पोसियस गुड्स और डिफेक्टिव गुड्स, कोई भी ख़राब चीज़ें जो है, डिफेक्टिव सर्विसेज, मतलब कि आप कोई ख़राब जो है गुड्स सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस में आपकी गड़बड़ी है, आप वो सर्विस सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे होटल का ही ले लेते हैं। आप होटल दे रहे हैं सामने वाले को रहने के लिए, आपने 1000 रुपया उसका भाड़ा रखा है, एक दिन का उसका चार्ज रखा है, लेकिन जब आप होटल में जा रहे हैं तो जो कंज्यूमर जा रहा है देख रहा है कि वो पूरा बेड वगैरह पूरा गंदा है, बाथरूम वगैरह पूरा गंदा है, ठीक है, कोई साफ़ सफाई वहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है? डिफेक्टिव सर्विस है यहाँ पे। दूसरा है नॉट इशूइंग कैश मेमो और बिल फॉर द गुड्स परचेज और सर्विस रेंडर। तो बेसिकली ये बात करें तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होती है। आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कोई भी सब्ज़ी वाले से आप जब सब्ज़ी खरीदते हैं तो आपको वहाँ पे वो बिल नहीं देता। बहुत सारी शॉप में आपको बिल नहीं मिलता एक्सेप्ट मॉल वगैरह या कोई बहुत बड़ी शॉप हो तो। तीसरा है यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू टेक बैक और विड्रॉ द गुड्स और सर्विसेज। आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे दिखता होगा कि 7 दिन रिटर्न पॉलिसी, 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी, तो ये इसलिए देते हैं क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिंग होगा। और नॉट रिफंडिंग द कंसिडरेशन टेकन फॉर द परचेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। अगर आपने कोई गुड्स एंड परचेस सर्विस ली है तो उसको आप क्या करेंगे, उसकी रिफ़ंड नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने तो यहाँ पे क्या होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वो माना जाएगा। देन इसमें लास्ट है डिस्क्लोजिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर। अब आपको देखने को मिलता होगा कभी भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर की डिटेल नहीं बताता है ना, तो यहाँ पर इसलिए अगर कोई वो अपने कस्टमर की डिटेल बताने लगे, वो अपने कंज्यूमर्स की डिटेल बताने लगे, कितने लोगों ने कितना सामान परचेज किया, तो यहाँ पे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करें तो कंप्लेनेंट की कैटेगरी में कौन कौन होंगे, तो बहुत सारे लिस्ट दी गई है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 7 लोगों की लिस्ट यहाँ पर दी गई जो कंप्लेनेंट की कैटेगरी में आएंगे, मतलब कि वो लोग
केस फाइल कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर। ठीक है, तो पहला यहाँ पे तो कंज्यूमर खुद हो गया, दूसरा कोई भी ऐसे वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर हुई हैं किसी भी लॉ के अंदर में तो वो हो सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो लोगों को बांटते हैं, तो वो भी कंज्यूमर हो जाएंगे। सेंट्रल अथॉरिटी, वन और मोर कस्टमर, ठीक, कंज्यूमर, ठीक है, बहुत सारे कंज्यूमर ने मिलकर, मान लीजिए 2-3 दोस्तों ने मिलकर जो है पार्टी के लिए कहीं पर कोई जा रहे थे और कुछ सामान पार्टी का करने के लिए सामान खरीदा, तो वो सारे लोग वहाँ पे कंज्यूमर हो जाएंगे और वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसके जो लीगल हेयर हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो कंप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे अगर कंज्यूमर जो है माइनर है तो उस केस में उसके पेरेंट्स और लीगल गार्जियन जो है यहाँ पे कंप्लेंट हो सकते हैं। तो मतलब कि बेसिकली कहने का यहाँ पे मतलब है कि इतने सारे लोग हैं जो कि एज ए कंप्लेनेंट केस फाइल कर सकते हैं अगर उनको कोई नुकसान होता है, तो जब वो कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई सर्विस अवेल करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो कंज्यूमर राइट की बात करें तो 6 कंज्यूमर राइट्स दिए गए हैं सेक्शन 2 क्लाउज 9 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, क्या क्या है वो राइट्स? पहला कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मेकिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट आर हैजार्डस और डिटरमेंटल टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी गुड्स आपको नहीं दी जाएगी जो आपके लिए हैजार्डस है, आपकी लाइफ के लिए हैजार्डस है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डस है, नुकसान, बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको उससे नुकसान हो। दूसरा राइट है कंज्यूमर का कि टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। वही बात जो 4 अभी हमने बातें करी कि वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उससे आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको अवेयर कराया जाएगा क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंशियल, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके पैकेट के पीछे उसकी पूरी डिटेल लिखी रहती है ना। तो ये किस लिए है? क्योंकि आपका ये अधिकार है, राइट है आपको ये सारी चीज़ें जानना। तीसरा राइट है कि राइट ऑफ द कंज्यूमर टू हैव एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट एट ए कम्पिटिटिव प्राइस। आपको देखने को मिलेगा कि एक दुकान के सामने दूसरी दुकान है ना, बहुत अलग अलग तरीके के मसाले आप खरीद सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ आपको मिलती हैं, तो वैरायटी ऑफ गुड्स आपको मिलना, उसको एक्सेस करना आपका राइट है। ऐसा नहीं कि मोनोपोली सिस्टम आपको रहेगा कि एक ही दुकान रहेगी एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द राइट टू सीक रिड्रेसल एट रिस्पेक्टिव फॉरम अगेंस्ट अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। आपको रिड्रेसल लेने का अधिकार होगा। उसके बाद आपको रिसीव करने का अधिकार होगा कंपनसेशन, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है उस प्रोडक्ट से, ठीक है, आपको ख़राब प्रोडक्ट मिल गया, आपका जो जिससे आपने परचेज़ किया था जो सेलर है वो आपका सामान वापस नहीं कर रहा है, तो उससे आप कंपनसेशन क्लेम करेंगे कंज्यूमर फोरम में जाके। इसको अभी हम लोग और कंज्यूमर फोरम को हम लोग और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव कंज्यूमर एजुकेशन। तो आप सभी को मालूम होगा कि बहुत सारे ऐड गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि OTP शेयर ना करें, है ना, बैंकों के बताए हुए, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा मसाला है, ये मसाला इस तरीके से ना खाएं, इसमें ये नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बताई जाती है। दवाई के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी बताए जाते हैं, किस तरीके से खाना है, नहीं खाना है, कौन सी दवाई कितनी चीज़ों पे बेची जाएगी, कोई दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर आती है कि उनको बताया जाएगा, उसके ऊपर बेसिकली इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कैसे दवा खानी है, नहीं खानी, ये सारी चीज़ें आपको लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर एजुकेशन इज़ ए राइट, ठीक है, उनका एक अधिकार है यहाँ पे। आगे बात करें यहाँ पे तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो कमीशन है वो 3 लेवल पे सेटअप होगा। पहला है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल और तीसरा है आपका नेशनल लेवल। तो ये जो कमीशन है बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी कंप्लेंट फाइल हो सकती है। कंप्लेंट कब फाइल होगी? कंप्लेंट तब फाइल होगी या तो कोई सामने वाला जो पर्सन है वो अनफेयर और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर कोई वो डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वो ओवर चार्ज कर रहा है या डिसेप्टिव चार्ज कर रहा है, मतलब छुपा के बेसिकली, है ना, हिडन चार्जेस आपसे ले रहा है। और उसके बाद या तो फिर वो ऑफर कर रहा है गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल विच मे बी हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी। ठीक है, तो अगर ये कोई भी सेलर या कोई कोई भी सेलर यहाँ पे हम बात करें, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इन चीज़ों में से कुछ भी चीज़ें कर रहा है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में कंप्लेंट फाइल हो सकती है। और यहाँ पे बात किया जाता है कि अगर कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट डायरेक्ट जो है स्टेट और नेशनल कमीशन में फाइल हो सकती है। फिर यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एक स्टेज देखेंगे। सबसे पहले कंप्लेंट कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट में फाइल होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की अपील कहाँ जाएगी? स्टेट में जाएगी। स्टेट की अपील कहाँ जाएगी? वहाँ नेशनल में जाएगी और नेशनल की फाइनल अपील जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्टेज है आपका। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट तीनों में जो है डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल होती है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट में कब फाइल होगी? डिस्ट्रिक्ट में तब फाइल होगी जब वैल्यू ऑफ द गुड्स 1 करोड़ है, ठीक है। स्टेट में कब फाइल होगी? जब वैल्यू ऑफ द गुड्स आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है। और आपकी नेशनल में कब फाइल होगी? जब आपकी जो सर्विस या गुड्स जो ली गई है उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हर जगह पे कंप्लेंट फाइल हो सकती है,
ठीक है, मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इन सब के पास, है ना। 1 करोड़ में डिस्ट्रिक्ट के पास, 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम में स्टेट के पास, और उसके बाद जो है 10 करोड़ से ज़्यादा में जितनी भी होगी उसमें आप डायरेक्ट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में आप केस फाइल कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपको एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मिलेगी। अब जैसे कि पिछली वाली जो अथॉरिटी थी वो एज ए जुडिशरी काम कर रही है, ये जो अथॉरिटी ये एज ए एग्जीक्यूटिव, ये हम बात कर लें, ये एज ए पुलिस की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये चेक एंड बैलेंस का काम करेंगी, सारी काम ठीक से हो रही कि नहीं हो रही, कोई कंप्लेन वगैरह आ रही है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, बैन लगाएगी, ये सारी चीज़ें करेंगी, ठीक है। तो जो बेसिकली स्टेप लेना होगा, एक्शन लेना होगा, वो ये सारे अथॉरिटी जो है वो ये बेसिकली करेंगी। सो ये CCPA क्या है, विल हैव एन इन्वेस्टिगेटिंग विंग हेड बाय द डायरेक्टर जनरल विच में कंडक्ट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इन सच वायलेशन, ठीक है। कोई भी कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने का काम है वो ये बेसिकली अथॉरिटी करेंगी। क्या क्या चीज़ें कर सकती है, क्या क्या फंक्शन ये अथॉरिटी कर सकती है बेसिकली, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला है कि इंक्वायरी इनटू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, इन्वेस्टिगेटिंग एंड लॉन्चिंग प्रोटेक्शन एट द अप्रोप्रिएट फॉरम, ठीक है। दूसरा क्या है, पासिंग ऑर्डर टू रिकॉल गुड्स, कोई भी ऐसा गुड्स है अगर मार्केट में गलत आ गया, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि एक टाइम पे मैगी के ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ हो गए थे, तो मैगी को पूरे मार्केट से मतलब विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है। तो ऑर्डर पास कर सकती हैं टू रिकॉल गुड्स, विड्रॉ सर्विस दैट आर हैजार्डस, रीइंबर्समेंट ऑफ द प्राइस पेड एंड डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, ठीक है। कोई भी गुड्स ख़राब है तो उसको मार्केट में बोलेंगे कि आप इस गुड्स को वापस करो, विड्रॉ करो सर्विसेज को, ठीक है। जो भी प्राइस पेड किया है लोगों ने आपको इस प्रोडक्ट के लिए, इस सर्विस के लिए, वो सारी चीज़ आपको रिटर्न करनी होगी। इशू कर सकता है डायरेक्शन टू द कंसर्न ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, इंडोर्सर, एडवर्टाइजर, पब्लिशर टू आइदर डिसकंटिन्यू ए फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और मॉडिफाइड इट। अब जो होता है ना कि आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो कि भाई क्रीम लगाओ और आप 5 दिन में गोरे हो जाओगे, अब वैसा कुछ है ही नहीं है, वैसा कुछ क्रीम में, क्रीम लगा के चेक किया गया थोड़ा सा भी आप गोरे नहीं हो रहे, तो क्या होगा, वो इस चीज़ों को डिसकंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे, या उस चीज़ों को हटाने के लिए, उस तरीके के एडवर्टीजमेंट को हटाने के लिए वहाँ पे आपको ये जो अथॉरिटी है वो आपको कह सकती है। इम्पोजिंग पेनल्टीज़, ठीक है, पेनल्टी लगा सकती है कोई भी अगर इस तरीके के कोई गुड्स जो कि हैजार्डस है लाइफ के लिए और कोई सर्विसेज ख़राब प्रोवाइड करे तो उसके लिए उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। एंड द लास्ट दैट इज़ इशूइंग सेफ्टी नोटिस टू कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आप सभी को देखने को मिलता होगा ना कि वही कि कोई भी अनजान OTP की लोगों को, किसी को OTP शेयर ना करें, अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, तो ये सब क्या है, ये बेसिकली ये अथॉरिटी का ही काम है, ये बेसिकली जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है यही इन कामों को बेसिकली करती है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर हम लोग तो पेनल्टीज़ फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कितना कितना लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो CCPA है बेसिकली वो इम्पोज कर सकती है पेनल्टी ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडोर्समेंट ऑफ द गुड्स अप टू 10 लाख रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर, मतलब कोई भी अगर गुड्स जो है वो ख़राब आपको दे रहा है, ठीक है, कोई सर्विस आपको ख़राब दे रहा है, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है 10 लाख रुपए का फ़ाइन और 2 साल तक की उसको ऊपर सज़ा जो है यहाँ पे लगा सकती हैं फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। अगर वो सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है तो ये जो फ़ाइन है वो बढ़ के 50 लाख और ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो 5 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। कोई भी ऐसा इंडोसर है उसको प्रोहिबिट कर सकता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या उनको कह सकता है कि जो भी उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको जो है मार्केट में नहीं लाया जाएगा अप टू 1 ईयर के लिए। लेकिन अगर वो सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है तो उस केस में उनको प्रोहिबिट किया जा सकता है कि 3 साल के लिए उनका गुड जो है वो मार्केट में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेन एक्सेप्शन भी हैं कि ये जो पेनल्टीज़ है और ये जो लाइबिलिटीज़ है बेसिकली वो उनके ऊपर नहीं भी लगाई जा सकती, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बेसिकली, बट ये जो पनिशमेंट है ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम बात करें कि जो पुराना एक्ट था हमारा 1986 का और जो 2019 का एक्ट था वो में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या नई चीज़ें बेसिकली 2019 के एक्ट से यहाँ पे आपके लगाई गई हैं। तो पहले हम बात करें तो रेगुलेटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है यहाँ पे फॉर्म की गई है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, जो भी काम वगैरह था देखने का, चेक करने का, इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, वो सारी चीज़ें पुलिस वगैरह देखती थी, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, तो कंप्लेंट जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में फाइल हो सकते हैं वहाँ पर जहाँ पे आपका कंप्लेनेंट जो है वो रिसाइड कर रहा है और वर्क कर रहा है, ठीक है। पहले जो था वहीं पर फाइल हो सकती थी जहाँ पर डिफेंडेंट का ऑफिस लोकेटेड है, ठीक है, और वहाँ के कोर्ट में फाइल होती थी। अभी क्या कंज्यूमर कोर्ट में फाइल होगी। प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात आएगी कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उससे कोई नुकसान हो गया, तो पहले कोई प्रोविज़न नहीं था, कंज्यूमर जो है सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट में ही जा सकता था, कंज्यूमर कोर्ट का कोई प्रोविज़न यहाँ पे नहीं था। अभी जो है कंज्यूमर जो है आपके कंज्यूमर कोर्ट में भी
प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए जा सकता है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कुकर खरीदा, अब वो कुकर ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने से आपको इंजरी हो गई, तो कुकर का इसका जो पैसा वगैरह है वो तो आप मांगेंगे ही, और उसके वजह से जो नुकसान आपको हुआ वो भी मांगेंगे। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट लायबिलिटी के प्रोडक्ट से आपको जो नुकसान हुआ, ठीक है, उसके यूज़ से या जो भी सर्विसेज आपको मिली उससे जो नुकसान हुआ। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो है ये बढ़ा दिया गया। पहले डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 20 लाख तक की जो वैल्यू के गुड्स या सर्विसेज थे उसके लिए कंप्लेन होती थी। स्टेट के पास 20 लाख से 1 करोड़ था और नेशनल के पास 1 करोड़ से ऊपर था। अभी ये चीज़ें बढ़ा दी गई। डिस्ट्रिक्ट के पास 1 करोड़ तक का लिमिट रख दी गई है, स्टेट के पास 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल के पास 10 करोड़ से एबव की। ई कॉमर्स का कोई भी रेगुलेट करने के लिए प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि उस टाइम में 1986 में कोई ई कॉमर्स था ही नहीं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कुछ भी नहीं था उस टाइम में। इस टाइम में यहाँ पर इस एक्ट में इस चीज़ों को ऐड किया गया है। एंड द लास्ट, मीडिएशन सेल का भी एक यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है, जो कि पुराने वाले एक्ट में यहाँ पर आपका नहीं था। तो मीडिएशन के थ्रू ही अपना जो डिस्प्यूट है वो कंज्यूमर सेटल कर सकता है, ये भी प्रोविज़न रखा गया है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस नए डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में किए गए हैं। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में इन वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।